Second position goes to Roya Bani Naik, 11 marks. Third position goes to Sehel Nisa, 848 marks. And in ninth class, first position goes to Atiya Gul, 483 marks. Second position goes to Gulbuti Khan. Due to the absence of Gulbuti Khan, I want to call Husna Durrani. For 80 marks. Third position goes to Rehana Khan for 60 marks. I want to call Samreen Khan. Fourth position goes to Malaika Khan, 459 marks. I want to call Atiya Gul to receive her cup. Fifth position goes to Ibtisam Wali, 427 marks. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी SSC2 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन 22 का रिज़ल्ट था, जो बच्चे अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर में हैं, इसमें सायरा काकड़ 89% है, रोयाम वली जो है 83% है, और खैर नसा जो है वो 77% पे है। ये अभी फर्स्ट ईयर में है। अब चूँकि मैट्रिक था, हो सकता है 9th में इनको तैयारी का अच्छा मौका ना मिला हो, 10th में कुछ इनकी समझदारी ना हो। अब चूँकि ये 2 एनुअल एग्ज़ाम से गुजर चुके हैं, ये बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं, तो अब इनकी जो परसेंटेज फर्स्ट ईयर में है वो 90+ होनी चाहिए। और दूसरा उसके साथ साथ ये है कि सिर्फ परसेंटेज ही 90+ ना हो, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये इनको SLOs बेस्ड आनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। कोई क्वेश्चन भी जब MD कैट या कोई किसी किस्म का भी टेस्ट होता है एडमिशन का, अच्छे इदारों में MBBS के लिए, BDS के लिए, फार्मेसी के लिए, तो क्वेश्चन करिकुलम 2006 से आते हैं। वो किसी किताब से नहीं बनते हैं, बल्कि नसाब से बनते हैं। अब किताब में भी लिखा होता है, आप अगर किताब को देखें तो लिखा होता है कि आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, लिखा होता है, नहीं होता? लिखा होता है ना। यूनिट के शुरू में जहां यूनिट का नाम होता है वहां लिखा होता है आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, आगे SLOs लिखे होते हैं कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़े से हैं, वो लिमिटेड हैं, वो महदूद हैं।
करिकुलम में जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, वो ज़्यादा हैं जो करिकुलम के किताब में लिखे हुए हैं। वो हर टॉपिक के लिए अलग अलग हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाए। वो जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरी एक चीज होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। ऑब्जेक्टिव में और SLOs में फर्क है। ऑब्जेक्टिव को उर्दू में कहते हैं मकासद। मकासद होते हैं कि हम इनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की ये यूनिट क्यों पढ़ाते हैं, ये मकासद है। क्यों पढ़ाना मकासद है, और इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को आती होंगी, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इन दोनों में ये फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव्स और SLOs एक जैसे नहीं होते हैं। तो बच्चे, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हमारे यहाँ फेडरल बोर्ड ने किताबें जो हैं वो रेफरेंस के तौर पे रखी हैं। वो आप किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की ले लें। उसके बाद उन्होंने एक और ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन बुक के अलावा। तीसरा ऑप्शन हमें इंटरनेट दिया है कि आप सर्च कर लें कि ये टॉपिक जो है हमारी बुक में, हमारे करिकुलम में मौजूद है, इस टॉपिक की कितनी मालूमात नेट पे मौजूद है। तीसरा ऑप्शन नेट है कि हम नेट से भी अपनी मदद ले सकते हैं। यानी SLOs ने या फेडरल बोर्ड ने सारी चीज़ों को खोल के रख दिया है। ये चीज़ें पढ़ने के बाद आपको MD CAT के लिए, उसके टेस्ट के लिए किसी एकेडमी में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास MD CAT के लिए भी क्वेश्चन बैंक मौजूद है, जिसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी हैं, एवेल्यूएशन बेस्ड भी हैं, क्रिएटिव बेस्ड भी हैं। सारे बेस्ड के क्वेश्चन हमारे पास हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सब के मौजूद हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये है कि साल के दौरान हम उन क्वेश्चन का लम्हा बलम्हा आपसे टेस्ट लेते रहेंगे। जो क्वेश्चन बच जाएंगे, जो चीज़ें बच जाएंगी, क्योंकि साल के दौरान हमने बोर्ड की तैयारी भी करवानी होती है, जो बच जाएंगी वो जो बच्चे सेकंड ईयर से फारग होते हैं, उनका जो दरमियानी गैप होता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बच्चों को एक पूरी डेट शीट मिल जाती है कि फर्स्ट ईयर की इस यूनिट का टेस्ट आपका इस डेट को होगा। बच्चे टेस्ट देते रहते हैं, टीचर उनको चेक करते हैं। दूसरे दिन पहले वाले टेस्ट पे डिस्कशन होती है कि बच्चे ने इस आंसर का इंतखाब किया, क्यों किया है, वैसे ही किया है या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसने अपने इल्म की बुनियाद पे किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे किया, अपने नॉलेज की बुनियाद पे किया है। उसकी डिस्कशन के बाद अगला टेस्ट हो जाता है। एक यूनिट का रोज़ाना एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, उस पे फिर डिस्कशन चलती रहती है। तो ये थी हमारी आज की बातें। जो हमारे बच्चे अभी 10th में हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ये कहता हूँ कि चलें, 9th का ज़माना था, आपसे गलतियाँ हो गई हैं, आपने मेहनत नहीं की है, लेकिन अब आप चूँकि 10th में हो गए हैं, अब आप ये जो परसेंटेज मेरे पास अतिया गुल की है 93%, गुलगुटी की है 92%, राना खान की 88% है, मलाइका खान की भी 88 है और इब्तिसाम वली की 82 है। इस परसेंटेज को आप ऊपर लेके जाएं। एक तो ये खुद ऊपर जाएगी क्योंकि 30 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, तो उसमें अच्छे मार्क्स होते हैं 60, और 30 + 30 60 होते हैं, तो और भी परसेंटेज उनकी वजह से भी ऊपर जाएगी। दूसरा ये है कि आप थ्योरी में मेहनत करें ताकि आपकी परसेंटेज ऊपर जाए। जहां आपको मुश्किल पेश हो, हम हाजिर हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब आखिरी 2 बातें हैं। पहली बात है यूनिफॉर्म की, सर्दियों की यूनिफॉर्म। बच्चे, ये जो सर्दी है इसको अंडर गारमेंट्स रोकती है, पजामा और नीचे बुनियान। ये जो ऊपर हमने स्कर्ट कोट पहना होता है, ये सर्दी को कम रोकते हैं। ज़्यादा जो सर्दी से बचाती हैं चीज़ें, लिबास हमें, वो अंडर गारमेंट्स है, पजामा और बुनियान। ये आपने पैंट शलवार कमीज़ के नीचे पहने हुए होने चाहिए। आजकल वो चाइना वाले आए हुए हैं,
नरम गरम से है, पता नहीं उस कपड़े का नाम मुझे नहीं आता है, क्या नाम है, तो वो बड़े गर्म होते हैं। तो ये रंग बिरंगी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, आप यूनिफॉर्म खरीद लें। लड़कों के लिए ये है कि अगर कोट खरीदते हैं, वो नीचे हाफ बाजू वाली बुनियाद नहीं पहनते, दोनों इशू कोट की जिप खींची होती है, नहीं पता चलता वो है कि नहीं है इसमें। तो ये रंग बिरंगी कोट या ये बुनियादें हम नहीं देखेंगे, ये हम उतार लेंगे, ठीक है जी। अंडर गारमेंट्स मस्ट है, सर्दी को रोकने के लिए अंडर गारमेंट्स मस्ट है, वही सर्दी को रोकते हैं। बाकी ऊपर वाला ओवर या कोट या स्वेटर ये सर्दी को कम रोकता है जितना अंडर गारमेंट्स रोकता है। दूसरी बात, बहुत से बच्चों की फीसें 2-2, 3-3 महीनों, 4 महीनों, 5-6 महीनों तक की ये बकाया हैं, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो मंडे तक अपनी फीसें जमा करवाएं। अब हम चूंकि एक्शन के आखिरी एंड पे पहुंच चुके हैं, अब मजीद आगे गुंजाइश नहीं है उस बच्चे को स्कूल में ये चलाने की कि जिसकी फीसें बहुत ज्यादा बकाया हैं, हम नहीं चला सकते। और मैं इसके बैकग्राउंड में एक बात आपको बताऊं, इससे पहले FC हेडक्वार्टर जो था वो तालीम की मद में स्कूलों की मदद करता था। अब हमारे पास हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है कि जो स्कूल खुद सरवाइव कर सकते हैं वो चलें, जो नहीं कर सकते हैं उनको बंद कर दिया जाए, नए स्कूल ना खोले जाएं। लिहाजा अब हमने अपने स्कूल के अखराजात जो हैं वो फीसों से पूरे करने हैं, हमें बैरूनी इमदाद जो है वो नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पता है कि 22 सितंबर के बाद, इस मीटिंग के मिनट्स आने के बाद, हुक्म आने के बाद हम इस पे एक्टिव हैं कि क्या हम अपने वसाइल पे स्कूल को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। अब वो वाली माफियों वाला काम भी खत्म हो चुका है, लिहाजा इसके लिए तकलीफ ना किया करें, दरख्वास्तें न दिया करें। और बाकी सिलसिला जो इमदाद वाला था वो भी खत्म हो गया। तो लिहाजा हमने अपने अखराजात खुद पूरे करने हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मंडे को जो मंथली बेस वाले हैं वही मंडे को जमा करवा दें, और जो बकायाजात वाले हैं वो भी अपनी फीसें जमा करवा दें। आज की हमारी यही बातें थी। मैं आखिर में फिर इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। बाकी जो हैं उन्हें भी अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, एक सेहतमंद जिस्म भी दिया है, असातिज़ा भी वही हैं, माहौल भी वही है, स्कूल भी वही है। तो वो अपने गिरबान में ज़रा झांकें कि उनकी कमी कहाँ पे है। कोई फ़र्क है? इन बच्चियों को किसी अलग क्लास में बिठा के पढ़ाया जाता है? नहीं। इन बच्चों के लिए कोई अलग टीचर है? नहीं। एक ही क्लास है, एक ही माहौल है। थोड़े थोड़े से बच्चे हैं, 12, 14, 15, इतने बच्चे ही नहीं हैं। जो 60-70 की क्लास हमारे पास 9th 10th फर्स्ट ईयर में नहीं है, थोड़े से बच्चे हैं। लिहाजा आप अपनी तवज्जो तदरीसी अमूर की तरफ दें बजाय कोई दूसरे अमूर के। बात सारी बच्चों तवज्जो की होती है। वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने मकसद की तरफ तवज्जो देते हैं। जो अपने मकासद की तरफ तवज्जो नहीं देते, वो काम किसी और के लिए आए होते हैं लेकिन सोच कोई और रहे होते हैं, वो कभी कामयाब, कहीं भी कामयाब नहीं होते। असातिज़ा हों, प्रिंसिपल हों, बच्चे हों, कोई शख्स भी हो, वो जिस मकासद के लिए आता है उसकी अगर तवज्जो उस मकासद की तरफ मरकूज हो, वो कामयाब कहलाता है। अगर उसकी तवज्जो अपने मकासद की तरफ मरकूज नहीं है, उस पर नहीं है, तो नाकामी उसका मुकद्दर है। जिस चीज के लिए आप जहां भी जाएं उसी पे तवज्जो रखें, साइड पे ना झांकें। तो मैं इसी के साथ आज की बात को खत्म करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।